रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रिया हॉस्पिटल के गेट के पास ही रहकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। रिया अपनी व्हीलचेयर को एकदम कस कर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे शायद पता था कि रात के अंधेरों में उस सड़क पर क्या घूमता है। वो अपने सारे ऐप्स ट्राई कर चुकी थी। शायद बारिश की वजह से कोई भी आना ही नहीं चाहता था। वैसे पुणे के इस अस्पताल से वैसी भी गाड़ियां कम गुजरती है। ऐसा कहते हैं कि इस रास्ते से रात में आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रिया की भी मजबूरी थी कि उसकी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उसकी कुछ मेडिसिन वो घर पर ही भूल चुकी थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि आप जल्दी घर जाकर उनके फोटोज हमें भेज दीजिए। अब कुछ भी करके उसे घर तो जाना ही था, लेकिन अपनी इस हालत को लेकर वो ठीक से 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने एक पल के लिए सोच लिया था कि आज की रात मुझे अस्पताल में ही बैठना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक टैक्सी आ जाती है। शीशा नीचे होता है। रिया कुछ भी ठीक से देख पाए। अंदर से एक आवाज आती है, कहीं जाना है क्या मैडम? रिया झिझकते हुए कहती है कि हाँ, मतलब वाल्मीकि बसीला जायचं है। अंदर से ड्राइवर कहता है कि हाँ हाँ आ जाओ, बैठो। अंदर बैठने से पहले रिया कुछ देर तक सोचती है। उतनी देर में दरवाजा खुलता है और छाता लेकर एक ड्राइवर उसके पास आता है। आप कैसे बैठोगे मैडम? पहले तो आपको बिठाना पड़ेगा और फिर आपकी इस चेयर को बिठाना पड़ेगा। मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो रिया को पकड़ने जा ही रहा था कि उसने कहा नहीं नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, आप बस व्हील चेयर को पकड़ के रखो। फिर रिया बैठ जाती है और ड्राइवर भी आगे आकर बैठ जाता है। वो अपना बैक मिरर ठीक करते हुए कहता है कि मैडम वैसे बारिश बहुत है ना आज, सड़क पे कोई गाड़ियां भी नहीं है। आपके नसीब अच्छे हैं कि मैं इसी रास्ते से आ रहा था। रिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उस ड्राइवर ने गाड़ी आगे चलाई और कुछ देर बाद उसने कहा कि वैसे मेरा नाम कुणाल है। जब वापस रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया तो कुणाल ने कहा कि सॉरी, हाँ रात को इतना ड्राइव करते करते ना नींद आ जाता है, तो क्या ज़रा बात करूँगा तो नींद शायद से नहीं आएगी। इस बार रिया ने जवाब दिया। रिया ने कहा कि इस पूरी सड़क पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी। अचानक तुम्हारी टैक्सी आई तो थोड़ा ऑड फील हुआ, ना हेडलाइट ना कुछ, स्ट्रेंज। कुणाल ने कहा कि हाँ वो बारिश है ना 2 दिन से, तो हेडलाइट खराब हो गई है। कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती है। कोई बात नहीं, हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं सीधा घर पे ही चले जाऊंगा। रिया भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। वो बस चाहती थी कि कैसे भी करके वो घर पहुंच जाए और मेडिसिन की फोटो खींचकर डॉक्टर को भेज दे। कई सालों से वो और उसकी बहन अकेली ही रहा करते थे और जब रिया का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ तब उसकी बहन ने उसकी बहुत देखभाल करी थी। रिया भी अब वही करना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उनके सामने जोर से एक पेड़ आकर गिर जाता है। कुणाल ने एकदम अर्जेंटली ब्रेक्स लगाए। रिया और कुणाल दोनों ही एकदम शॉक थे कि चलो एटलीस्ट बच गए। कुणाल नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। वो रिया की खिड़की के पास आया और उसने कहा कि आगे जाने का रास्ता अब पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। होलकर ब्रिज से लेके चलूं? होलकर ब्रिज का नाम सुनकर रिया और थोड़ी घबरा गई। बचपन से अगर उसने किसी जगह की खौफनाक कहानियां सुनी थी तो वो इस ही जगह की थी। रिया ने कहा कि नहीं नहीं, आप साइड से ले लो ना, देखो जगह तो है थोड़ा। कुणाल ने कहा कि क्या मैडम, जल्दी पहुंचने के चक्कर में टायर की क्यों वाट लगाओ? देखो होलकर ब्रिज से ले लेता हूँ, थोड़ा लॉन्ग कट है पर आप सेफली पहुंच जाओगे ना, उसकी गारंटी मैं देता हूँ बस। रिया कुछ और बोले उससे पहले ही कुणाल गाड़ी में बैठता है और राइट टर्न लेकर आगे चला जाता है। रिया ने बगल में पड़ी अपनी व्हील चेयर को थोड़ा एकदम कस के पकड़ा हुआ था कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं फौरन उतर के यहाँ से चली जाऊंगी, भले कैसे भी। उतनी देर में कुणाल ने वापस अपना बैक मिरर एडजस्ट किया और कहा कि वैसे होलकर ब्रिज के बारे में तो जानते ही होंगे ना आप? रिया ने कहा कि जानती हूँ। कुणाल ने कहा कि क्या लगता है वो औरत अब भी वहाँ पे भटकती होगी? I mean, वो तो मर चुकी है, उसे थोड़ी ना पता होगा कि उस एक्सीडेंट में उसके बाद उसका बच्चा भी मर चुका था। मैडम ऐसा कहते हैं कि आज तक वो हर एक गाड़ी को रोककर अपना बच्चा मांगती है और अगर किसी ने नहीं रुकाया
तो वो उन्हें भी उसी तरह बना देती है। इस कहानी के बाद रिया थोड़ी और भी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन कुणाल अब भी अपने बैक मिरर में ही देखकर रिया से बातें कर रहा था। कुणाल ने कहा कि आप इन सब कहानियों पर भरोसा करते हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं तो कई बार आया हूँ यहाँ पे रात में। बस बारिश है ना, इसलिए पूरा रास्ता सुनसान सा लग रहा होगा। देखो ना, कोई भी गाड़ी नहीं है। और तो और रिया ने फिर अचानक से जोर से कहा कि आगे देखो। कुणाल ने जैसे ही आगे देखा, उसकी गाड़ी की टक्कर एक बच्चे से हो जाती है और गाड़ी से वो अपना बैलेंस खो बैठता है, जो कि एकदम साइड में एज पर आकर रुक जाती है। उन दोनों की सांसें एकदम तेज हो चुकी थी। उस तेज बारिश में कुणाल तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और इधर उधर देखने लगा। अंदर रिया एकदम टेंशन में बैठी हुई थी। उसने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा उठाया और जैसे ही वो दरवाजा खोलने जा रही थी, तभी कुणाल जोर जोर से खिड़की पीटने लगा। रिया ने खिड़की नीचे की और फिर कुणाल ने कहा, मैडम, हमने एक बच्चे को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी है, प्लीज देखो ना, वो उठ नहीं रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, बस उसकी आंखें खुली है। क्या पता मैडम, प्लीज जरा एक बार आके देखो ना। रिया नीचे अपनी व्हील चेयर से उतरती है और सड़क की ओर देखने लगी। कुणाल ने कहा कि क्या मैडम, चलो ना। रिया ने कहा कि लेकिन कहाँ? कुणाल ने कहा कि उस बच्चे के पास। रिया ने कहा कि कौन सा बच्चा, वहां तो कोई भी नहीं है। जब कुणाल ने पीछे देखा तब वहां वाकई में कुछ भी नहीं था। कुणाल एकदम ही दंग रह चुका था कि फिर मैंने किसे अपनी गाड़ी से टक्कर दी थी। उसने यही सवाल रिया से भी किया कि आपने भी तो देखा था ना, गाड़ी के आगे कोई तो था, फिर वो कहाँ है? आपको बुलाने से पहले भी मैंने उसे देखा था, वो जख्मी था। रिया सोच में पड़ गई कि हाँ, मैंने किसी को तो देखा था, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा है कि हो सकता है कि हमें कोई वहम हुआ। कुणाल ने कहा कि वहम? मैडम, हम उसी ब्रिज पर खड़े हैं जिसकी कहानी मैं बता रहा था। फिलहाल हम होलकर ब्रिज पर ही है। रिया ने कहा कि देखो, फौरन निकलते हैं, मुझे जल्दी मेरे घर पहुंचकर मेरी बहन को मदद करना है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो दोनों अभी वहां से निकल ही रहे थे कि कुणाल की टैक्सी अब स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। कुणाल बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश की वजह से अब वो खराब हो चुका है। कुणाल दोबारा से अपनी टैक्सी शुरू करने जा ही रहा था कि जैसे ही उसने अपने बैक मिरर पे देखा, तब इस बार उसे रिया नहीं, उसकी जगह बैठी हुई एक औरत नजर आती है। उस औरत का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें बालों की वजह से छिप चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। और अचानक वो उस पर हमला करने आती है और कुणाल फौरन अपनी गाड़ी से उतर जाता है। रिया ने अपनी विंडोज नीचे की और पूछा कि अरे क्या हुआ तुमको, अचानक तुम उतर क्यों गए? वापस से सब कुछ एकदम नॉर्मल देखकर कुणाल ने कहा कि नहीं, पता नहीं, मैं अचानक से डर गया था। जाने दो, मैं अपने एक बंदे को कॉल लगाता हूँ, वो शायद आकर हमारी मदद कर सकता है। कुणाल वहीं पे पास जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। भाई जितनी जल्दी हो सके आ जा यार, भाई यहाँ पे होलकर ब्रिज पर खड़ा हूँ मैं, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, भाई जल्दी कर यार, यहाँ पे मालूम है ना कैसा टाइम हो गया, 3 बज गए हैं, बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है, जल्दी आ जा यार, मेरे से बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा है। और उसी समय रिया की खिड़की के ऊपर किसी की तो दस्तक होती है और रिया उस समय एकदम शॉक हो गई थी। धीरे से उसने शीशा नीचे किया, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ पर है? रिया ने थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने बोला कि कौन सा बच्चा, आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ खाना वगैरह? उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। रिया ने कहा कि कौन सा बच्चा, क्या बात कर रहे हो आप? इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में उस औरत ने कहा कि बच्चा दो मेरा, कुचला है तुम दोनों ने, देखा मैंने, मुझे बच्चा दो। रिया ने कहा कि पर हमने कुछ भी नहीं किया है, वो जो भी किया है वो उसने किया है, वो गाड़ी चला रहा था, मैं तो बैठी हुई थी पीछे। उस औरत ने कहा कि नहीं, तुम भी रोक सकती थी, तुम भी खूनी हो, मेरा बच्चा देखो वहीं सड़क पर मरा पड़ा है। रिया ने जब पीछे देखा तब वाकई में वहां कोई तो लेटा हुआ था। रिया ने जब माफी मांगने के लिए दोबारा से साइड में देखा, उस समय वहां पर वो औरत भी खड़ी थी।
रिया बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। उसने कुणाल को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो कॉल पे ही बिजी था। उस समय रिया को पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई। उसे देखकर कुणाल ने भी उस गाड़ी को रुका दिया। वो एक टैक्सी ही थी जो कि रिया के घर के इलाके की तरफ ही जा रही थी। रिया और कुणाल ने उसे रिक्वेस्ट किया। वो ड्राइवर ले जाने के लिए मान चुका था। अभी कुणाल बोलता है कि मैडम आप बहुत थक चुके होंगे, कहाँ आप उतरोगे, व्हीलचेयर पर बैठोगे, फिर वापस से चढ़ोगे, व्हीलचेयर बंद करोगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको उठाकर टैक्सी में रख देता हूँ और आपकी जो व्हीलचेयर है उसको मैं फोल्ड करके इसमें रख देता हूँ, डिक्की में रख देता हूँ, ठीक है। कुणाल रिया को उस टैक्सी में बिठा देता है और खुद अपनी टैक्सी में आकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लग जाता है। पूरे रास्ते में रिया को वो बच्चा और वो औरत याद आ रहे थे। उसे सब कुछ एकदम सच लग रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ कुणाल अपने फ़ोन में रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था और तभी उसके खिड़की पर दस्तक होती है। कुणाल खिड़की खोलता है और वापस से फ़ोन में रील्स देखने लग जाता है। सामने से आवाज़ आती है कि आपने मेरी माँ को देखा है क्या? बिना देखे कुणाल कहता है कि माँ को देखा है क्या? बेटा टाइम देख कितना हुआ है, घर कहाँ है तुम्हारा? उस बच्चे ने कहा कि घर तो यही है अब मेरा, लेकिन मेरी माँ आएगी ना तो आप उसे बताना कि मुझे ढूंढा ना करे। बेचारी इतने सालों से हर रात को आके मुझे ढूंढती रहती है, लोगों की गाड़ियाँ रुकती है, फिर उन्हें तंग करती है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वो आएगी तो ना उन्हें बता देना कि मैं मर चुका हूँ, मुझे मत ढूंढो। इस बार कुणाल ने एकदम झटके में अपने बगल में देखा तो उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद अब रिया घर के नीचे पहुंच जाती है। वो ड्राइवर को बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी व्हीलचेयर डिक्की में से निकाल दोगे। ड्राइवर उतरता है गाड़ी से, डिक्की खोलता है और वो रिया के खिड़की के पास आता है और कहता है मैडम पीछे तो कुछ भी नहीं है। रिया ने कहा कि अरे ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि शायद उस गाड़ी के पास ही होगी। वो फ़ौरन अपने नेबर को कॉल लगाती है और कहती है कि प्लीज़ आपके पास जो कीज़ है उससे आप मेरे घर जाओ और मेरी बहन की कुछ दवाइयाँ है वो मुझे अब नीचे ला कर दे दो। कुछ देर बाद उसका नेबर दवाई लेकर नीचे आते और रिया को दे देता है। रिया कहती है कि चलो भैया, और सुनो होलकर ब्रिज से ही जाते हैं, मैं अपनी चेयर भी ले लूँगी वहाँ से। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ समय बाद, वहीं पे कुणाल की गाड़ी लगी हुई रहती है जिस जगह पे थी, और व्हील चेयर भी गाड़ी को एकदम लग कर रखी हुई थी। रिया उसे लेती है और जैसे ही वापस टैक्सी के अंदर बैठने जाती है, उसका ड्राइवर बोलता है कि मैडम आप प्लीज़ उस वाली टैक्सी में जाओगे क्या? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। वैसे भी देखो ना सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरा ड्यूटी भी ख़त्म हो चुका है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। रिया आसपास देखे जा रही थी पर कुणाल नहीं नज़र आ रहा था। वो देख सकती थी कि गाड़ी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, लेकिन कुणाल का फ़ोन भी अंदर ही है। इतनी बारिश में भीगते हुए वो बस कुणाल का ही नाम पुकार रही थी, हर जगह पे चिल्ला रही थी कुणाल कुणाल। उतनी देर में दूर से भागता हुआ एक आदमी उसको नज़र आता है। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे देखकर रिया एकदम कांप रही थी और जैसे वो इंसान सामने आया, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल ने हाफते हुए बोला कि चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, आप गाड़ी में बैठो। रिया ने कहा कि हुआ क्या है वो तो बताओ। कुणाल ने कहा कि जैसे ही आप यहाँ से गए उसके बाद मेरे आसपास सिर्फ मुझे एक बच्चा और एक औरत दिखाई दी, फिर पता नहीं मैं कैसे उनका पीछा करते हुए कहीं तो पहुँच गया और वो दोनों मुझे अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते थे। कैसे तो मैं बचकर आया हूँ। रिया और कुणाल दोनों फौरन गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुणाल दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब अचानक से दोनों जगह से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि रिया ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन कुणाल कोशिश किए ही जा रहा था। वो जानता था कि यहाँ जो कुछ भी है वो चीज़ उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहती। पर तभी बारिश बंद हो जाती है और सुबह की थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है। जब इस दफ़ा कुणाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो हो जाती है और वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। गाइस, कहानियाँ हर किसी के साथ हो सकती है। कभी वो सच्ची लगती है और कभी वो झूठी लगती है, पर जिसके साथ होती है शायद वो लोग ही समझ सकते हैं कि एक प्रेत आत्मा से मुलाकात वाकई में जानलेवा साबित होता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इस किस्से के बारे में रिया ने तकरीबन 3 साल बाद बात की थी और कुणाल का तो उस हादसे के बाद कुछ पता ही नहीं चल पाया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। शुक्रिया।